नमस्कार। हमारे सामने एक 30 वर्षीय युवक हैं। 29 अगस्त 1991 को इनका जन्म हुआ 8:17 पे रात्रि को। इनकी कुंडली कुंभ लगन की कुंडली है और मेष राशि इनके जन्म की राशि है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ 1 नंबर में मेष राशि में बैठा हुआ है। कुंडली का लगन का स्वामी शनि द्वादश भाव में और द्वादशेश शनि भी द्वादश भाव में ही है। लग्नेश जब द्वादश भाव में जाए तो जीवन को संघर्ष रहित बनाता है, लेकिन जब द्वादशेश द्वादश में हो और वो लग्नेश भी हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने जीवन में अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कहीं काम करना पड़ता है, या कहते हैं व्यक्ति जहाँ पर पैदा हुआ है उससे किसी दूसरे स्थान पर जाके काम करेगा तो ज़्यादा तरक्की हासिल करता है, क्योंकि लगन का मालिक जो शनि है वो नवमांश में भी 12वें ही घर में बैठा है। यानी इस प्लेनेट ने इस चीज़ का रिपीटेशन दिया है कि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर जाकर कार्य करते हैं। द्वादशेश द्वादश में है तो यात्राएं कराने के लिए अच्छा है, विदेश यात्रा के लिए अच्छा माना जाता है, दूर स्थान पर जाके काम करने के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि 12वां घर विदेश का है, स्थान परिवर्तन का, दूरी का कहलाता है। मंगल 6th हाउस 8वें घर में अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल दोष बनाता है। अधिकतर मंगल दोष के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव देखे जाते हैं। यह भी कह सकते हैं कि यह स्थिति जीवन में विवाह को देरी से कराने वाली भी होती है, यानी विवाह कुछ देरी से होता है जीवन में, क्योंकि मंगल आपके हॉरोस्कोप में दशम भाव का मालिक भी है। और जब दशमेश अष्टम में हो तो दशम भाव आपके कर्मों का है। यानी आपने जो जीवन में कर्म किए उन कर्मों का आपको पूरा फल नहीं मिल रहा, आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। तो मंगल की ये सिचुएशंस, मंगल की ये स्थिति जीवन में प्रोफेशनल लाइफ के लिए अप्स एंड डाउन देती है। फिर भी व्यक्ति प्रयासरत रहता है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मंगल ग्रह एक ऊर्जावान ग्रह कहलाता है। अब शनि और मंगल दो प्लैनेट, दोनों का प्रभाव 2nd हाउस पे। शास्त्र कहता है धन भाव पर पड़े हुए अशुभ ग्रहों का प्रभाव जीवन में धन संचय की परेशानी देता है। धन कमाने में व्यक्ति को एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, या जीवन में व्यक्ति ने कमाया बहुत लेकिन उतने हिसाब से जोड़ नहीं पाया। अब हॉरोस्कोप में बुध है, इंटेलिजेंसी का और शिक्षा का कारक ग्रह बुध वक्री होकर बैठा है, यानी व्यक्ति की पकड़ अच्छी है। व्यक्ति किसी चीज़ को सीख सकता है, उसे परख सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो पंचमेश भी है। पंचमेश का 6ठे घर में जाना एजुकेशनली ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। कहीं ना कहीं ये प्लैनेट व्यक्ति से ज़्यादा संघर्ष कराता है। और जब ये 6ठे घर में बैठ के द्वादश भाव में देखें जहाँ पे द्वादश शनि हो तो फिर से एजुकेशन के लिए घर से दूरी ये कॉम्बिनेशंस देता है। शुक्र, बृहस्पति और सूर्य का संबंध कुंडली में बना हुआ। यहाँ शुक्र कौन है? योग कारक ग्रह, 4थे घर, 9वें भाव का मालिक। क्योंकि ये लगन कुंडली में योग कारक है, इसका मतलब ये पारिवारिक पृष्ठभूमि से मजबूती देता है, सुख साधन दिलाता है, परिवार से मजबूती दिलाता है। व्यक्ति के भाग्य को बनाने के लिए कहीं ना कहीं परिवार का भी एक अच्छा खासा योगदान ऐसी ही कंडीशंस में देखा जाता है। अब सूर्य तो यहाँ है, सप्तम भाव में बैठा है, अच्छा है। सप्तम में हो तो 7वें घर से संबंधित स्थितियाँ पद प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। विवाह कराने में सक्षम है, विवाह का सुख दिलाएगा, क्योंकि सप्तम में है। अब 7 में बृहस्पति भी है जो धनदायक है। दूसरे और 11वें घर का मालिक बृहस्पति 7म भाव में है, पारिवारिक पृष्ठभूमि से धन दिलाने का योग है। यह कॉम्बिनेशंस जीवन में सुख शांति दिलाता है, परिवार से सहयोग दिलाता है, कुटुंब से धन दिलाता है। अब नवमांश कुंडली जो है होती है हमारे जीवन में, ये हम आपकी मैरिड लाइफ के लिए देखते हैं। यहाँ भी सप्तमें शुक्र 7म भाव को देखता है, फिर से प्रॉमिस जागृत करा कि हाँ भाई शादी का योग तो इस कुंडली में है, शादी तो होगी। डिपेंड करता है वो शादी कैसी चलेगी, क्योंकि इस हॉरोस्कोप में मैरिड लाइफ को लेकर कोई बड़े ख़राब संकेत तो मुझे नहीं दिखाई दिए।
अब इनकी पत्नी की कुंडली पर वो चीज़ें डिपेंड करेंगी कि इनकी मैरिड लाइफ ख़राब है या अच्छी है। इनके हिसाब से तो मुझे बेहतर ही दिखाई देती है, इसलिए कहा जाता है कि मैरिड लाइफ के लिए कुंडली मिलान करें। क्योंकि यहाँ भी आप देखेंगे दूसरे घर में बृहस्पति केतु, राहु केतु एक्सेस पे, शनि की तीसरी और मंगल की चौथी दृष्टि से प्रभावित है। यानी धन वाली बात, यहाँ भी धन और यहाँ भी धन, कि जीवन में पैसे की अहमियत समझें और पैसे के संचय पर ध्यान लगाएं, पैसे को जोड़ने पर ध्यान लगाएं। खर्च के, क्योंकि ऐसी कॉम्बिनेशन जब होते हैं तो जीवन में व्यक्ति को खर्च बहुत होता है। चलिए, ये तो कुछ कॉम्बिनेशंस थे। अब मेन बात आती है महादशा की। जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो रिजल्ट देता है। महादशा किस प्लेनेट की है? चंद्रमा की। सितंबर 2020 से चंद्रमा की महादशा शुरू हुई। कौन है चंद्रमा? 6th लॉर्ड, छठा घर का मालिक की दशा चले, जीवन में संघर्ष बढ़ता है। चंद्रमा तीसरे घर के अंदर बैठा है तो स्थान परिवर्तन चंद्रमा की दशा करा सकती है, टू ट्रैवलिंग्स करा सकती है, छोटी छोटी यात्राएं करा सकती है। ये चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र में है, ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठा है। और केतु कहाँ है? 5th हाउस में। इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रयासरत है जीवन में कुछ पाने के लिए, क्योंकि आपने इनकी पढ़ाई से रिलेटेड भी जो सवाल है वो भी पूछा है, उसके लिए व्यक्ति प्रयास कर रहा है। लेकिन पहली बात, चंद्रमा छठे का मालिक है। चंद्रमा की राशि में पंचमेश बुध बैठा है। चंद्रमा मंगल की राशि में है और मंगल की दृष्टि भी 8वीं चंद्रमा पर है। यानी चंद्रमा इस कुंडली में ज़्यादा बेहतर प्लेनेट नहीं है, क्योंकि वो अच्छे स्थान का मालिक भी नहीं, अच्छे स्थान में बैठा भी नहीं, गंडमूल अश्वनी नक्षत्र में भी है, मंगल से दृष्टि भी है। यानी चंद्रमा की दशा में आप जो भी फल प्राप्त करना चाहेंगे उन फल की प्राप्ति में आपको कठिनाई होगी। जब एक 30-31 वर्ष का कोई व्यक्ति होता है और छठे घर की दशा चले तो कह सकते हैं ये समय नौकरी के लिए अच्छा होता है, व्यक्ति स्थान परिवर्तन करके नौकरी आदि कर सकता है, उस लिहाज से तो अच्छा है। क्योंकि चंद्रमा मैंने यहाँ मंगल के साथ योग में देखा, एकादशेश होकर चंद्रमा यहाँ, यानी व्यक्ति कुछ प्राप्त करना चाहे, कुछ करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन जब मंगल अष्टमेश है, यहाँ पर चंद्रमा के साथ है और यहाँ भी चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं, तो इसको कहते हैं ऐसे में व्यक्ति को पूर्णतः जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वह जैसा अपने जीवन में चाहता है वो ऐसा उसके साथ नहीं हो पाता, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो, कुछ भी हो। क्योंकि ये चार्ट, व्यापारिक चार्ट तो मुझे अभी तक नहीं लगा। ये चार्ट तो मुझे, कुंडली जो है ये एक नौकरी वाली कुंडली मुझे ज़्यादा लगी। आपने कहा लॉयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं मार्च में, तो उसके बारे में तो मैंने आपको बात की, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि फरवरी 2022 से चंद्रमा में राहु चल रहा है। चंद्रमा की स्थिति तो हम देख ही चुके कि चंद्रमा इस हॉरोस्कोप में एक थोड़ा पीड़ित प्लेनेट है। अब राहु 11th हाउस में, 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन, 11वें घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह वो कुछ ना कुछ प्राप्ति अवश्य देता है। राहु बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति 7th भाव में, और बृहस्पति उसको दृष्टि भी दे रहा है, यानी एकादश भाव और अधिक मजबूत हो गया। और वो बृहस्पति शुक्र और सूर्य के राजयोग में भी है, क्योंकि शुक्र योग कारक है, सूर्य सप्तमेश है। दशमांश में भी राहु 11th हाउस में चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा 10th हाउस में। इसका मतलब मैंने आपसे कहा कि भैया फरवरी 22 के बाद इनको प्रयास करने चाहिए, इनको पढ़ाई में जोर शोर से लग जाना चाहिए। आपका राहु कुछ देने वाला प्लेनेट है आपको, ऐसा राहु आपको जीवन में कुछ देगा ज़रूर। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। इसलिए चंद्रमा में जो राहु का समय है, पीड़ित कौन है? महादशा का मालिक। जब तक महादशा के मालिक को स्ट्रांग नहीं करोगे तब तक वह पूरे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आपने अपने प्रयास पूरे करे और पूजा पाठ पूरी करी तो वो ग्रह भी रिजल्ट आपको देगा। आपने पूछा इनकी अच्छी सेटलमेंट कब तक होगी। देखिए, अच्छी सेटलमेंट वाली जो बात है, मैं नहीं कह सकता कि आपसे कि आपको चंद्रमा की दशा में बहुत अच्छी सेटलमेंट होगी, क्योंकि चंद्रमा की दशा 2030 तक है और चंद्रमा महादशा का लॉर्ड भी है। काम चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ आप करते ज़रूर रहेंगे, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके महादशा का लॉर्ड इतना स्ट्रांग नहीं है। और जिस ग्रह की दशा चलती है उसका सबसे ज़्यादा वो चलता है। उपाय बताऊंगा, अगर तरीके से करें तो लाभ मिल जाएगा।
चाइल्ड के बारे में बताएं, फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, ब्रदर, फादर, मदर। देखिए रिलेशनशिप्स वाइज ठीक है, ये व्यक्ति कोई ख़राब नहीं है, ये व्यक्ति सभी तरीके से स्ट्रांग भी है, बुद्धि भी ठीक है, बातचीत भी ठीक है। थोड़ा सा स्पष्ट वक्ता हो जाता है, मन में जो आ गया मुंह में बोल दिया, फिर बाद में किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ऐसा भी योग इस कुंडलियों में देखा जाता है। लेकिन हाँ, मेहनती व्यक्ति है, अपने बल पर कुछ करने की इच्छा रखता है और कर भी लेगा। हस्बैंड और वाइफ की आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी वो मैंने आपको बताया भी। और इसमें एक चीज़ और है, वैसे तो इनकी पत्नी के कुंडली के चार्ट से ज़्यादा पता लगेंगी स्थितियाँ क्या हैं, लेकिन जब सेकंड हाउस में जुपिटर, राहु केतु एक्सेस में, शनि मंगल से प्रभावित, तो सेकंड हाउस मैरिज के बाद पति पत्नी की बातचीत और कम्युनिकेशंस का होता है। जब वहाँ पर इस तरीके के हों प्लैनेट्स का प्रभाव, तो जो धन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, वही सेम कॉम्बिनेशंस जीवन में परेशान भी करता है, आर्गूमेंट्स भी कराता है दोनों के बीच में, या कह सकते हैं दोनों एक दूसरे को सुपीरियर साबित करने में लगे रहते हैं कि मैं ज़्यादा अच्छा या तुम ज़्यादा अच्छी, मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ या तुम ज़्यादा ज्ञानी हो। इस चीज़ को लेकर भी लोगों में विवाद खड़े हो जाते हैं। संतान के नज़रिए से देखें तो चंद्रमा नवमांश सप्तांश कुंडली में लग्नेश है, यहाँ भी चंद्रमा का कनेक्शन 9th हाउस से है, यानी चंद्रमा की दशा एक संतानदायक दशा है। दशा वर्तमान में चंद्रमा में राहु शुरू हो गई, राहु 11th हाउस में, राहु चंद्रमा के साथ, यानी चंद्रमा में राहु का पीरियड अगस्त 23 तक जीवन में चल रहा है, और चंद्रमा बृहस्पति, यानी अब से लेके आने वाली 2 साल तक की दशाएं लगातार ये कहती हैं कि हाँ, संतान का जन्म इनके चार्ट से दिखाई देता है। क्योंकि संतान देने वाली स्त्री होती है तो उनके हॉरोस्कोप पर ज़्यादा चीज़ें डिपेंड कर जाती है, लेकिन हाँ, इस व्यक्ति को जीवन में संतान सुख है। चलिए, ये तो रहा चार्ट जिसका एनालिसिस मैंने किया। अब मेरा मेन टारगेट ये है कि भाई इस व्यक्ति को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, कैसे इस व्यक्ति की महादशा के मालिक के अंदर जान डले तो इस व्यक्ति को फ़ायदा मिले। देखिए, शुक्र ग्रह का रतन पहन सकते हैं आप, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल पहन सकते हैं आप राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, रोजाना 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ और 3 बार संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ आपको करना है। 3 बार रिपीट करना है, एक बार से काम नहीं चलेगा। 3 बार आपको रुद्राष्टकम और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ आपको रिपीट करना होगा, एक बात। दूसरा, हर बुधवार के दिन आप भगवान गणेश के मंदिर में जाइए, गणेश जी के पास जाइए, चाहे शिव परिवार के साथ गणेश जी हो या उनका अलग से मूर्ति हो, वहाँ जाइए, उनको बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए, धूप बत्ती जलाइए उनके सामने, और दूर्वा घास उनके चरणों में अर्पित कीजिए। ये उपाय आपको लगातार करने हैं, लंबे समय तक करने हैं, यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ राइज हो, मैं अपने जीवन में कुछ तरक्की कर पाऊँ। जैसे जैसे पूजा पाठ करेंगे वैसे वैसे, चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यवसाय हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।